राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में बूंदी के हिंडोली क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बने अशोक चांदना के बोल बिगड़ गए हैं। एक वीडियो सामने आया है। चांदना बयान देते हैं कि जो अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, हमारी सरकार आने पर उन्हें खून के आंसू रुलवाऊंगा, साथ ही उनका तेल निकाल दिया जाएगा। वीडियो में चांदना पुलिस अधिकारियों को खुले मंच से धमकाते और चेतावनी देते नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको अधिकारियों को खून के आंसू रुलवा देंगे और उनका तेल निकाल देंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा राजस्थान में आएगी। चांदना ने यह भी आरोप लगाया कि कोटा बूंदी में लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला के पाले हुए अधिकारी घूम रहे हैं। यही लोग पूरे तंत्र को अपने हाथों में रखे हुए हैं। चांदना ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं पुलिस अधिकारी को कहना चाहता हूं कि वो गलतफहमी में ना रहें। 3 साल बाद ये सरकार चली जाएगी, तब आपके जो आका हैं ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। चांदना के इस बयान पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 बार के वो विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं गहलोत सरकार में, यानी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर राजस्थान में उनको देखा जा सकता है। एक ठीक ठाक पॉपुलर फेस अशोक चांदना को माना जा सकता है। 3 बार वो विधायक हैं अपने सीट से। एक ऐसे नेता जब इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की चेतावनी और धमकियां देते हैं खुले मंच से, वो भी प्रशासनिक अधिकारी को, क्या मैसेज जाता है? कि पॉजिटिव मैसेज तो नहीं जाता। एक नकारात्मक छवि उनकी भी बनती है, उनकी पार्टी की भी बनती है, और देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल है कि क्या जरूरत है इस तरह की बातें खुले मंच से इस लहजे में कहने की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इशारा करने वाले तो समय आते ही भाग जाएंगे, बाद में आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, किसी कांग्रेस पार्टी के साथी को डराने की जरूरत नहीं है। तो क्या कुछ पहले कहा है जरा अशोक चांदना ने, वो आपको सुनवाते हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार भी किया है। बीजेपी के महामंत्री हैं हीरालाल मीणा, उन्होंने पलटवार किया है। दोनों बातें आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद हमारे साथ हमारा जो पैनल है उसके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि इस तरह के बयान प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में लेके जाएंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरे 5 साल रिकॉर्डिंग चालू है। आप भी रिकॉर्ड करके रखना। जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करता है, उसको अगर खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम अशोक चांदना। जो भी व्यक्ति उन पाले हुए लोगों की बात में आकर उनके इशारे के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा, तेल निकाल दिया जाएगा। चांदना जी की तो चांदना जी के पास में ही नहीं, पूरे राजस्थान के ऐसे जो कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, उनको हमारी डबल सरकार का जो सुशासन का काम हो रहा है उसका करंट अब उनको लगने लगा है। पहले वो एक ऑफिस में बैठ के और थानेदार को वहाँ बुलाते थे, तहसीलदार को बुलाते थे, एसडीएम को बुलाते थे, खुलेआम बजरी अवैध चलती थी, खुलेआम ओवरलोड गाड़ियाँ चलती थी। अब मुख्यमंत्री ने धीरे धीरे जो शिकंजा कसना शुरू किया है और प्रशासन आम जनता के लिए काम करने लगा है, न कि नेताओं के लिए। तो स्वाभाविक है इस प्रकार के जो अपने आप को बहुत बड़े दबंग मानते हैं, जो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती दे सकते हैं, ऐसे लोग आएंगे। अभी अशोक जी आए हैं, अभी 2-4 और भी आएंगे। तो ये उनकी एक तरह से झुंझलाहट है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होके और निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। तो दोनों ही नेताओं के बयानों को आपने सुना। अपनी बात में आज चर्चा करेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों और नेताओं और पुलिस में ये टकराव क्यों बन रहा है। सरकार बदलते ही पुलिस के लिए नेताओं का रवैया क्यों बदल जाता है। पुलिस को इस तरह सार्वजनिक रूप से धमकाया जाएगा तो पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद होगा। इस तरह के भाषणों से जनता और युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है, क्या संदेश जाता है। विधायक ऐसे बयान देंगे तो बाकी नेताओं का क्या होगा। क्या पुलिस अधिकारियों को धमकी देना सही है। विधायक भाषा की मर्यादाओं का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अमर्यादित नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेती। अधिकारियों पर पक्षपात लगाने के आरोप कैसा संदेश सामान्य जनता को देते हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। कुछ खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनको आपसे रूबरू कराता हूं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। राजकुमार मीणा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत आपका भी। योगेंद्र कुमार जोशी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, स्वागत आपका भी सर। और सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस डिस्कशन में। शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम लोग उनसे जिनकी पार्टी के विधायक हैं अशोक चांदना साहब। राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक इस तरह के बयान
दे रहे हैं। ये तो अशोक चांदना जी का बयान है। इससे पहले भी प्रशासन को धमकाते हुए आपके कुछ नेता नजर आए थे। क्या ऊपर से इस तरह की प्लानिंग का दिशा निर्देश दिया गया है कि ऐसा ऐसा करना है, या फिर आप लोग मतलब उनको अपने इस बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को जोड़ के देखती है, या फिर अलग कर रहे हैं अशोक चांदना जी को आप? राहुल जी देखो, अशोक चांदना जी ने जो बयान दिया है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ पार्टी उनसे अपने आप को अलग जोड़ के नहीं देखती। ये एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आवाज है। अशोक चांदना जी ने पहले भी उनको क्या आवाज है? आपने आवाज सुनी अशोक चांदना जी की? कार्यकर्ताओं को। हाँ जी, आपने अशोक चांदना जी की आवाज सुनी? क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल सुनी। तो जी आप बिल्कुल सुनी। उन्होंने बोला जो भेदभाव पूरक तरह जो टारगेट करके आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना कर रहे हो, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हो, उनके फर्जी चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा है, और खास तौर पे कोटा और बूंदी के अंदर। उसका रीजन है कि ओम बिरला जी को पहली बार धरातल का एहसास हुआ है, पहली बार उनको जीतने में पसीना आया है। तो वो जो उनकी खींच है, उनके जो ओएसडी है, जो बड़े अधिकारी है, वो उनका पूरा प्रशासन अजमा लगा हुआ है। उन्होंने एक टारगेट लिस्ट बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, जिसके व्यापार है उनके व्यापारों को बंद करवाया जा रहा है, जिनके छोटे मोटे के ट्रैक्टर चलते हैं रोजगार के लिए, उनके ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं, चालान उनके फर्जी तरीके से। आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए ना, आपको मना किसने किया? अगर पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है तो मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहता हूं, अगर अशोक चांदना जी गलत बोल रहे हैं, खुले मन से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ गलत, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको बताइए। अशोक चांदना जी सबूत देंगे फिर आपको। अगर उनके पास इस प्रकार के कोई सबूत नहीं होते, इस प्रकार की बातें नहीं होती, तो कार्यकर्ता की बात खुले मन से क्यों बोलते हो? लेकिन क्या हो सकता है? लेकिन राजकुमार जी, क्या ये भाषा ठीक है? क्या ये भाषा ठीक है उनकी? नेता तो नहीं है कि उन्हें विवादित बयानों से चर्चा में आना है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता करते कि राहुल जी के खिलाफ गलत बोलो और चर्चा में आओ। अशोक चांदना जी अपने आप में वहां पे प्रसिद्ध नेता है, जन सेवक है। वो चाहे मंत्री सरकार में रहे हो या विपक्ष में एमएलए रहे हो, हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दों को अशोक चांदना जी ने उठाया है। निश्चित तौर पे जो भेदभाव जो कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पे किया जा रहा है, तो वो उन्होंने निश्चित रूप से कार्यकर्ता की आवाज है, और अशोक चांदना जी आज उठा रहे, और सही है, वो आगे भी उठाते रहेंगे अगर ये रवैया नहीं सुधरता है। नहीं तो जनसेवक हैं वो, 3 बार के विधायक हैं, तब तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक पॉपुलर लीडर हैं आपकी पार्टी के अपने क्षेत्र में। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आप ठीक समझते हैं? क्या राहुल जी आपको नहीं लगता कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की होगी? निश्चित रूप से उन्होंने बात की होगी। इस समस्या की जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो खुले मन से उनको बोलना पड़ा, चेतावनी देनी पड़ी, और सही भी है। आप आपका कार्य निष्पक्ष रूप से कीजिए। आप ये पार्टी का भेदभाव क्यों? चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, व्यक्ति अपने साथ जिसकी विचारधारा जिससे संबंधित है उसके साथ कार्य करता है, लेकिन आप आपकी असफलता को अपने कामों से जो आपकी हानि हुई है उसकी रीज निकालने के लिए, आगामी समय के लिए लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो जनता तो अपने नेता के पास जाएगी, किससे बोलेगी? जो उसका जनप्रतिनिधियों का ठीक है, सुरेश गर्ग जी से जवाब लेते हैं इसका। सुरेश गर्ग जी से जवाब लेते हैं। सुरेश गर्ग जी, राजकुमार मीणा कह रहे हैं कि अशोक चांदना परेशान हो गए आपकी पुलिस के रवैये से, और फिर मजबूरी में आकर के उनको मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ा है। देखिए राहुल जी, अशोक चांदना जी ये भूल गए कि सरकार किसकी है। अशोक चांदना जी अभी भी ये सोच रहे कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस में ये ब्लैकमेलिंग करते आए हैं। पहले भी अशोक चांदना जी ने जब ये मंत्री थे तो क्या बोला था, ये जलालत भरी मंत्री पद से तो मैं इस्तीफा देना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये क्या कांग्रेस के टाइम पे अशोक गहलोत जी लाचार थे, तो उस टाइम पे ये धमकी भरी स्टेटमेंट दिया करते थे, फिर अशोक गहलोत जी मना लेते थे, फिर अपने स्टेटमेंट वापस ले लेते। भैया अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भजनलाल जी की सरकार है, निष्पक्ष सरकार है। आज अधिकारी अगर निष्पक्ष रूप से काम कर रहा तो इनको डर किस बात का? अगर अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही तो डर किस बात का? अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जितना बड़ा अपराधी होगा उतना बड़ी उसको सजा दी जाएगी। किसी अधिकारी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारी अपना निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। ये ब्लैकमेलिंग करना छोड़े। ये ब्लैकमेलिंग कांग्रेस के टाइम पे हुआ करती थी, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि 5 साल तक मुझे कुर्सी बचानी है, तो जो नेता धमकी दे देता उसका काम हो जाता था। इसी वजह से तो 5 साल तक भ्रष्टाचार हुआ। तो वो चीज जो इन्होंने 5 साल देखा उसको यहाँ रिपीट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है।
नहीं, लेकिन सुरेश जी इसमें आरोप ये भी है, अगर हम दूसरे पक्ष की भी बात सुन के चलें, इस डिस्कशन को एक तरफा ना रखते हुए बिल्कुल भी दोनों पक्षों की अगर बात लेके चलें, हालांकि डिस्कशन के बीच में सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शोभा देता है, चाहे मजबूरी कुछ भी हो, ये तो एक सवाल बना ही रहेगा। इस पर मैं फिर राजकुमार से सवाल लूंगा। लेकिन सुरेश जी, सवाल एक ये भी निकल करके आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पर्टिकुलरली कोटा बूंदी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है आपकी पुलिस। राहुल जी जब इस तरह की बातें तो वो पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी तब भी करते थे, तो ये चीजें शोभा नहीं देती। एक तो पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक इस तरह की बातें कर रहा है, अपने अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये शोभा नहीं देती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भूल जाए कि 3 साल बाद 5 साल अब कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है। जिस तरीके से अभी आपको पता है 28 राज्यों में से कितनी सरकारें हैं इनकी, सिर्फ 3 राज्यों के अंदर, 3 राज्यों में भी स्थिति देख लीजिए। आज ही टॉयलेट टैक्स लगा दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, बिजली के बिलों के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। तो सरकार, जनता तो इनसे परेशान है, त्रस्त है जनता तो। अच्छा सुरेश जी, इसमें एक सवाल है, फिर इसमें एक सवाल यह है कि भाई अभी आपकी सरकार आई थोड़े दिनों पहले, मैं आपसे कह रहा हूं उससे कुछ दिन और पहले चले जाते हैं तो आपके नेता भी इस तरह के कुछ बयान देते थे, सुने हमने भी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। फिर सरकार आ गई, अब वर्तमान में आ जाते हैं। तो जब अब सरकार आप लोग की आ गई तो क्या आप लोगों का भी जो बर्ताव था पुलिस प्रशासन की ओर वो इसी तरीके से था? क्या आप लोगों ने चिन्हित कर लिए कुछ अधिकारी की इनके ऊपर कार्रवाई करवाना है? आपके आपस में कार्यकर्ताओं की बातचीत होती होगी, क्या कहते हैं वो? भारतीय जनता पार्टी की फितरत में नहीं है। आपने देखा होगा अतीक अहमद का भी परिणाम देखा होगा यूपी के अंदर। अतीक अहमद का क्या परिणाम हुआ? वो खुली धमकियां देता था, क्या हुआ यूपी के अंदर? तो धमकी देने की जरूरत नहीं है, जो अपराधी है उसके ऊपर नहीं, अतीक अहमद एक माफिया था। मैं बात कर रहा हूं प्रशासनिक अधिकारियों की, जिनसे आपके नेता भी कुछ परेशान रहे होंगे। क्या आप लोगों ने भी उन पर टारगेट करके उन पर कार्रवाई करवाई अपने मंत्रियों से? क्या क्या? राहुल जी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बीएल सोनी जी एसीबी के प्रमुख थे। बीएल सोनी जी ने क्या बोला था कि हमको बड़ी मछलियों पे कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ था, यानी कि अधिकारी डरे हुए थे, अधिकारी काम करने के लिए डरते थे। आज हमने अधिकारी को खुला छोड़ रखा कि जो भी है, कल राजेंद्र विजय जी को एसीबी ने किया ना, और एपीओ किया ना, सस्पेंड किया ना, करते ही ये भी। तो भ्रष्टाचारी, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो करेगी सरकार, पुलिस कार्रवाई करेगी, अधिकारी कार्रवाई करेगी, तो उसमें डरने की क्या बात है? ठीक है, आप भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस भूल जाए कि आने वाले 50 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से जाने वाली नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर नहीं भी जाएगी सरकार तो क्या अब उस पर आप लोग का एक्शन किस तरीके से होगा, रवैया? मैं जरा योगेंद्र कुमार जोशी साहब और सुनील कौशिक सर, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, आप दोनों को पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन मैं दरअसल ये चाह रहा हूं कि चर्चा की शुरुआत में दोनों जो पॉलिटिकल लोग हमारे साथ बैठे ना, थोड़ा सा इनके विचारों को जरा थोड़ा सा खंगाल लिया जाए। 1-2 मिनट में और आप लोगों को इंतजार कराऊंगा। सुरेश साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी की सरकार आएगी, सरकार अगर आती है तो फिर क्या जो रवैया है प्रशासन का आपकी सरकार के दौरान, आपकी जो गाइडलाइंस हैं, क्या वो इस तरीके का रहेगा जिस तरह कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? राहुल जी, हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा कि एसओजी जो है किस तरह के काम कर रही है, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़े जा रही है, पेपर लीक के माफियाओं को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है सुरेश साहब, दो चीजों को मिक्स मत कीजिए, वो एक अलग चीज है। मेरा सवाल ये है, फिर राजकुमार जी आपके पास भी आऊंगा मैं। मेरा सवाल एक ये है सुरेश गर्ती कि अगर कोई विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए जो बात निकल के आई है इसको हम ऊपर से नहीं देख सकते, इसके थोड़ा सा गहनता में जाना पड़ेगा। बात यह है कि अगर विपक्षी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता अगर ये आरोप लगाता है या वो कहता है कि भाई पर्टिकुलरली मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो ऐसे में आप लोग का क्या रिएक्शन है कि किस तरीके से आप लोग उस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्या सिर्फ पक्ष विपक्ष के रूप में देख रहे हैं या फिर आप लोग उसकी जांच भी कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं सुन रहे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की, तुम वो भी तो यहाँ का स्थानीय नागरिक है? राहुल जी, सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का मामला है। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि अशोक चांदना जी इस तरह के धमकी देके अपने काम कराना चाहते होंगे उल्टे। ठीक है सुरेश जी। राजकुमार मीना साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस तरह का कोई उनका ना रवैया है, ना ही उनका कोई ऐसा विचार है कि वो आपके मंत्री का जो पद का इस्तीफा वो वापस ले लिया। तो ये सब चीजें साहब ये कांग्रेस के टाइम में चलती थी। ठीक है, ठीक है सुरेश जी, ये पॉसिबल नहीं है। ओके सुरेश जी, ओके। राजकुमार मीना साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई उनका ना तो रवैया इस तरह का है, ना ही उनका विचार है, ना ही वो किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं आपको। उनका प्रशासन काम कर रहा है और उनके काम के बीच में अगर आपके नेता
अब हस्तक्षेप करेंगे और अपने लिए फेवर्स मांगेंगे तो बीजेपी किसी भी रूप में देने को तैयार नहीं है। तो इसमें आपको समस्या क्या है? अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है और अब जरूरी थोड़ी कि आपके फेवर में ही काम करेगा। पूछे ना, कोई उदाहरण देना कि भाई किसी सज्जन ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा। राजकुमार मीणा, 1 मिनट बस 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, उदाहरण के साथ बताइएगा। कोटा बूंदी की आपने बात करी राजकुमार मीणा, उदाहरण के साथ बताइए। सुरेश गर्ग जी का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं चलो इन्होंने बोला प्रशासन अपना ठीक है सुरेश जी सुनेंगे, आप जवाब सुनेंगे, सुरेश जी जवाब सुनेंगे, आपको बता देता हूँ करने से क्या मतलब? सुरेश जी जवाब सुनेंगे, अब जवाब सुनेंगे। इनके महासचिव मोतीलाल जी ने बोला कि अवैध बजरी खनन झालावाड़ के अंदर 20,000 रुपए महीने एमई मंथली ले रहा है, हर थाने में 10,000 रुपए महीने डंपर से जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के धड़ाधड़ चल रहे हैं। ये मैं खुला नाम ले रहा हूँ, झालरा पाटन थाने में, भवानी मंडी थाने में, और आपके झालावाड़ का एमई 20,000 रुपए पर मंथली पर गाड़ी वो ले रहा है मंथली अवैध बजरी चलाने की। आप क्या बात कर रहे हो? मैं खुला नाम लेके बता रहा हूँ उदाहरण के साथ, ऐसा नहीं, जांच करवा लीजिए आप। और बताइए ठीक है, एक विषय आपने बताया झालावाड़ का, कोटा बूंदी से संबंधित क्या है? और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, BL सोनी साहब का इन्होंने नाम लिया, तब ये राजकुमार मीणा, ये आप अपने हिसाब से जवाब नहीं देंगे, मेरी बात सुनिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, कोटा बूंदी का उदाहरण देकर के बताइए। कोटा बूंदी जो झालावाड़ पास में ही है, मैंने हाँ ठीक है, झालावाड़ का आपने एक जिक्र किया, और दूसरा उदाहरण क्या है? उसके 30 किलोमीटर दूर होकर 30 किलोमीटर के पास में, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, दूसरा उदाहरण बताइए जिसमें ऐसा हुआ हो, तभी तो हम सवाल। सेम ऐसा का ऐसा ही कोटा और बूंदी के अंदर चल रहा है। जो छोटे छोटे गाँव के व्यापारी होते हैं, जिनके ट्रैक्टर होते हैं, बेचारे इधर उधर मिट्टी डाल के अपना काम करते हैं, किसी का फसल उठा के रेवड़ी, ठीक है, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव बन रहा है। ठीक है, मैं जनरल पर्सपेक्टिव बना, ठीक है। सुनील कौशिक साहब और योगेंद्र कुमार जोशी साहब से मैं अगले डिस्कशन में पूरे में बात करूंगा, आप लोगों को पर्याप्त समय दिया है। जोशी साहब, अधिकारियों के लिए तो बड़ी समस्या है ये, एक सरकार जाती है दूसरी आती है, अब सब लोग जो है अधिकारियों को निशाना बना लेते हैं कि अधिकारियों को रडार पे ले लेंगे, तो भाई अधिकारी कैसे काम करेगा फिर? क्या इस समस्या से आप भी गुजरे? जरा अपना अनुभव भी बताइए और मौजूदा प्रकरण पर भी एक आप रोशनी डालिए। देखिए राहुल जी, कि दूसरे विभागों में जिनमें यूनियन है, उन विभागों में तो ये नेता और राजनेता मंत्री कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो करते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ती है। जैसे गिरिराज मलिंगा थे, जिन्होंने कोई JEN को मारपीट की थी, हाथ पैर तोड़वा दिए थे, तो वो बिजली विभाग वालों ने हड़ताल कर दी थी। तो इस तरह की चीजें होती रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक फहरिस्त है पूरी, जो आप अपने आप देख लें इसको। अशोक चांदना जी ये पहली बार ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अप्रैल 2023 में बूंदी में वन विभाग की कोई मीटिंग ली थी, जिसमें DFO थे मोहन राज। उनको ये कहा था कि मेरे चक्कर में मत आ जाना, मैं जान निकाल दूंगा, जब इनकी सरकार थी और ये मंत्री थे। और इसी प्रकार से विधायक रामकेश मीणा थे, जिन्होंने JEN RACB के भागचंद, उनको उठपटांग गालियां बकी मोबाइल पे, उन्होंने भी इनका रिकॉर्ड कर लिया था। विधायक विदुड़ी, उसने संजय गुजर है भैंस रोड गढ़ के SHO 7 मिनट 27 सेकंड तक गालियां दी थी। और इसी प्रकार से एक संजय जाटव हैं, बसेड़ी के MLA हैं अभी, उन्होंने वहां फॉरेस्टर है संजय तोमर, उसको कहा था अमुक ट्रक है छोड़ देना, तुम 10,000 रुपए बंदी लेते हो, फलाना करते हो। और इसी तरह से वहां सरमतरा के जो SHO हैं, उनसे कहा था आपने दारू वालों को पकड़ लिया है, बताइए कितनी दारू की बोतलें पकड़ी, किस किस को पकड़ के लाए हो? आप समझ रहे हैं बात? और इसी प्रकार से भवानी सिंह राजावत, उन्होंने एक DCFO है मीणा जी, नयापुरा थाने में उनके चांटा मार दिया था, वहां मुकदमा दर्ज हुआ है। एक कैलाश चौधरी है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने DYSP को बाड़मेर में वहां कोई खनन होता है, वहां उन्होंने उसको धमकाया था। अब जोशी साहब, इन तमाम तथ्यों का मूल क्या निकल करके आ रहा है? मूल ये है, गोविंद सिंह डोडासरा जब कोटा गए तो रवि दत्त गौड़ है DIG, उनको कहा कि आपके घुटने घिस देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनेता क्या करते हैं, ये धमका के काम निकालते हैं। इनसे काम तो होता नहीं है, काम ले नहीं पाते हैं। ये अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते हैं, और पुलिस का कर्मचारी है, अब इन्होंने पुलिस ठीक है। सुनील कौशिक साहब, आप भी इस बात से सहमत हैं? जोशी साहब की इस बात से सहमत हैं आप? सुनील सर, थोड़ी होता है। सुनील सर, आप सहमत हैं इस बात से? ये धमकाते हैं, ये कमजोर कड़ी पकड़ते हैं। पुलिस वाले हड़ताल नहीं कर सकते, पुलिस वाले इनको मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। अगर हम ठीक है जोशी साहब, बहुत अच्छा, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जहां पर यूनियन होती है वहां पर पॉलिटिकल जोर नहीं चल पाता। सुनील कौशिक जी, कुछ कहना? बात नहीं करते थे जिस तरह से आज कर रहे हैं। ठीक है जोशी साहब, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास।
मैं वापस देखिए आ रहा हूँ। राहुल सुनील जी, कौशिक जी काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा समय उनको देते हैं। सुनील सर, आप सहमति रखते हैं जोशी साहब के इस पॉइंट से? तो राहुल जी, कुछ लोग नेता वो हर पार्टी में मिल जाएंगे, मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उन्हें सत्ता पक्ष विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं हर चीज। जो हम कहें वो होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या वो विपक्ष में बैठे हो। यही अशोक चांदना जी थे जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। यही अशोक चांदना जी थे, मुख्यमंत्री गहलोत जी से मुंहबाजी हुई और इन्होंने कहा कि एक ट्रांसफर यदि मैं अपने हिसाब से नहीं लगवा पाऊंगा तो मैं काय का मंत्री हूं। यही अशोक जिन्होंने गहलोत जी के प्रमुख सचिव कुलदीप रांगा पर आरोप लगाया और ये आप नियुक्त दीजिए रांगा साहब को। यही अशोक चांदना जी थे जिन्होंने डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए क्या बोला कि झगड़ा होगा दोनों में से एक ही बचेगा। ये है कि जब आप पक्ष में होते तब भी आप उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। आपको संविधान से कोई मतलब नहीं, आपको सिस्टम से कोई मतलब नहीं, आप चाहते हैं जो हम कह रहे हैं वो होना चाहिए। तो सुनील और सर, वही- क्या मतलब इसका अगर अशोक चांदना जी से सिर्फ उन्हीं को सेंटर में ना रखें, अगर इसको इस रूप में देखें कि भाई जो प्रशासन है, क्या वो सरकार के ही जो पक्ष के लोग हैं, थोड़ा सा उनके लिए फेवरेबल तो रहता ही है, ऐसा देख सकते हैं इसको? बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता। जब वो सत्ता में आए हुए हैं, जनता को वोट किया है, और ब्यूरोक्रेसी सरकार की मानसिकता के हिसाब से काम करती है, विचारधारा के हिसाब से काम करती है। जब आप में आते हैं तो एक विचारधारा ने आपको वोट किया। बहुत सारे लोग खनन चाहते हैं, बहुत सारे लोग खनन नहीं चाहते। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि एक एग्जाम्पल बताइए, आपने कहा 20,000 बोल ले रहा है, 10,000 बोल ले रहा है, ये तो आरोप हो गया। आप एक आरोप ये नहीं लगा पाए कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो। कार्रवाई हुई है क्या किसी गलत मामले में किसी कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता या छोटे कार्यकर्ता को फंसाया है सुनील सर, कांग्रेस राज में ऐसा होता था क्या? जी, कांग्रेस राज में इस तरह की घटनाएं सामने आती थी क्या? बीजेपी वाले तब आरोप लगाते होंगे। मैं तो खैर दोनों पक्ष की तरफ कह रहा हूं। आपने अभी बीजेपी की तरफ भी कहा, मैं तो कुछ लोग, कुछ नेता जो अधिकतर पार्टियों में मिलते हैं वो कहते हैं कि सारा कुछ हमारे हिसाब से हो। वो उनकी मानसिक बीमारी होती है। उन्हें नहीं मालूम सत्ता पक्ष है विपक्ष है। ठीक जैसे है। आप डीएम आपको सल्यूट करे, विपक्ष में जाएंगे तब भी हमें सल्यूट करे कि हम जो होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता पक्ष में रह करके अपने अधिकारियों से एक ट्रांसफार्मर नहीं दिलवा पाए, क्या? अच्छा सुनील सर, इसमें एक बात और मैं आपसे चाहूंगा, आप थोड़ा उस पर जरा हाईलाइट करें कि इस तरह की जो भाषा है, भाषा का बड़ा रोल है। देखिए, भाषा का ही तो सारा रोल है। राजस्थानी भाषा के लिए आज पूरे देश भर के अंदर राजस्थान के लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं कि भाई राज्य की भाषा को उसको दर्जा देना चाहिए, और इतनी सुंदर भाषा है राजस्थानी हमारी, तो ये भाषा इतनी अमर्यादित हो जाती है जनप्रतिनिधियों की, इस पर आप क्या ठीक है आपका? यही भाषा उस नेता को बताने का प्रयास करती है। मैंने यही कहा, कुछ मानसिक बीमारी, मैंने एक शब्द उपयोग किया, मानसिक बीमारी है। आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे कि मीडिया में आपको चर्चा हो, मीडिया में आपको स्पेस मिले। ठीक है सुनील सर। योगेंद्र कुमार जोशी साहब, एक अधिकारी के नाते, एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा समझाएं हमारे दर्शकों को भी कि एक अधिकारी किस मेंटालिटी के साथ काम करता है, कैसे वो कोप अप करता है इस तरह के प्रेशर से, और ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसे आरोप लगते हैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में इस वक्त क्या चल रहा होता है? देखिए राहुल जी, जो ईमानदार अधिकारी है और जो रिश्वत नहीं खाता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करता, उससे ये राजनेता डरते हैं। मैंने नौकरी की है, हमारे सामने आकर के किसी भी राजनेता ने कभी हमारे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, नंबर एक। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये राजनेताओं को पता है अच्छी तरह से कि ये 2-2, 3-3 घंटे इनके द्वारे पे बैठते हैं। अब जैसे कई अधिकारी ऐसे हैं जो उस शासन में लगे हुए थे, अब नहीं है, तो वो ठंड में बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, जब ये अधिकारी, जब लगता है कि सरकार बदलने वाली है, तो ये उनके घरों के चक्कर काटने लग जाते हैं। ये दिन में तो जाते नहीं है, रात में जाते हैं और चक्कर काटते हैं। ये माहौल इन राजनेताओं को अच्छी तरह से पता है कि ये जो अधिकारी हैं, ये अपनी पोस्टिंग के लिए हमारे तलवे चाटते रहते हैं और फिर ये दादागिरी करते हैं। अब तो इनको किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होता। ये राजनेता देखते हैं, अब जैसे कोटा के जो आईजी लगे हुए थे, वो कांग्रेस राज में भी जोधपुर लगे हुए थे, कांग्रेस राज में भी कोटा लगे हुए थे, और फिर वो बीजेपी राज में भी कोटा आईजी लग गए। अब जब उन्होंने
डोडासरा जी को इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। ठीक है। तो बताइए भाषण क्या दे दिया उन्होंने। ठीक है योगेंद्र उन्होंने कहा, साहब, हम इसके ठीक है। गोले तो गिर कुल देंगे, मिलाकर नहीं मानेगा मैं समझता हूं बात ये निकल के आ रही है कि भाई सबसे पहले तो मर्यादा का तो ख्याल रखना ही चाहिए, और तमाम जो आरोप कांग्रेस भी लगा रही है उस पर राजकुमार मीणा साहब निश्चित रूप से आप सवाल हमेशा पूछते रहिए पक्ष सत्ता से, लेकिन भाषा का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। बीजेपी को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनके शासनकाल में प्रशासन पर यह आरोप न लगे कि प्रशासन जो है बड़ा फेवरेबल था। मेरा यह समझ है इस डिस्कशन का, ये मैं समझता हूं ये मूल निकलता है। फिलहाल आप लोगों ने अपना समय दिया और इस आधे घंटा में इतनी ही चर्चा आप लोगों से हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। भाषा का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है, मर्यादा में रहकर राजनेताओं को बात करनी ही चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।